हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफीज़ वर्ल्ड, सोफ़ी का संसार। इसका 16वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है पुनर्जागरण। देखते हैं लेखक के विचार। दौड़ने के कारण हांफती हुई सोफ़ी जब जोआना के घर के बाहरी गेट पर पहुंची तो सिर्फ 12 बजे थे। जोआना अपने पारिवारिक पीले घर के बाहर वाले आंगन में खड़ी थी। तुम्हें गए 5 घंटे हो गए, जोआना ने तपाक से कहा। सोफी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तो 1000 वर्ष से भी ज़्यादा के लिए निकली हुई थी। आखिर तुम गई थी कहाँ? तुम पागल हो? अभी आधा घंटा हुआ तुम्हारी मोम का फ़ोन आया था। तुमने उन्हें क्या बताया है? मैंने कहा तुम दवाई की दुकान पर हो। उसने कहा कि तुम्हारे आने पर उसे फ़ोन कराना, किंतु तुम्हें मेरे मॉम और डैड से मिलना चाहिए था। वे 10 बजे यहाँ गर्म चॉकलेट और रोल्स लेकर आए थे और तुम्हारा बिस्तर खाली था। बढ़िया, सोफ़ी ने कहा। तो अब हम अपनी गर्म चॉकलेट बिस्तर में न लेकर वहाँ ले सकते हैं। जोआना के डैड ज़बरदस्ती की हंसी हंसे, किंतु जोआना की सांस अटकी हुई थी। शाब्दिक आदान प्रदान सोफ़ी के परिवार में हमेशा ही ज़्यादा खरे रहते थे। सॉरी जोआना, किंतु मैं महसूस करती हूँ कि मुझे इस छिपाने के कारनामे में भी भाग लेना चाहिए। शायद नहीं, किंतु पिछली रात तो मैं लगभग सो ही नहीं पाई। और दूसरी बात, मैं थोड़ा यह भी सोच रही हूँ, कहीं हिडले हमारे सब कामों को तो नहीं देख रही। उन्होंने क्लोवर चेंज की ओर चलना शुरू कर दिया था। तुम्हारा मतलब है कि यह दोबारा देखेगी? हो सकता है और नहीं भी। जोआना इस सारी गोपनीयता के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, किंतु इससे यह बात साफ नहीं होती कि उसका पिता दुनिया भर के पागल पोस्टकार्ड्स जंगल में एक खाली कैबिन में क्यों भेजेगा। मैं मानती हूँ कि यहाँ कोई कमजोरी है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम कहाँ गई थी? उसने वैसा कर दिया। सोफ़ी ने उसे सारी बातें बतला दी, दर्शनशास्त्र के रहस्यमय कोर्स के बारे में भी। उसने जोआना के से कसम ली कि वह इस सब को गोपनीय रखेगी। वे काफ़ी देर तक बिना बोले चलती रही। वह जैसे ही वे क्लोवर क्लोज पहुंची, जोआना ने कहा, मुझे यह पसंद नहीं। वह सोफ़ी के गेट पर रुकी और फिर अपने घर वापस आने के लिए मुड़ी। किसी ने भी तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम उसे पसंद करो, किंतु दर्शनशास्त्र एक हानि रहित पार्टी गेम नहीं है। दर्शनशास्त्र की जिज्ञासा हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं और के बारे में है। क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में हमें इस बारे में सीखने को कुछ मिलता है? उसने अपने थके लटके चेहरे की तीखी रूपरेखा को ध्यान से देखा और उसके चेहरे के चारों ओर प्रेम की तरह ऐसे असंभव बाल थे जो हर शैली को चुनौती देते थे, सिवाय अपनी प्रकृति के। हर्मीज उसकी माद के चोर दरवाजे के सामने लेटा हुआ था। उसे क्या कहना चाहिए इसके पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसकी माँ उसके बराबर आकर खड़ी हो गई थी। क्या तुम यह कह रही थी कि यह पहले भी यहाँ आया है? उसने पूछा। मेरा अनुमान है कि उसने एक हड्डी यहाँ मिट्टी में दबा दी होगी और अब यह अपने उस खजाने को वापस ले जाने के लिए आया है। कुत्ते भी याद रखते हैं। हो सकता है तुम ठीक हो सोफी। तुम ही तो हमारे परिवार की पशु मनोवैज्ञानिक हो। सोफी ने बहुत तेजी से सोचा। मैं इसे घर ले जाऊंगी, उसने कहा। तो क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ रहता है? सोफी ने अपने कंधे उचकाए। शायद उसके कॉलर पर पता लिखा हो। कुछ ही मिनट बाद सोफी नीचे अपने बाग की ओर बढ़ती जा रही थी। अब हरमिज की नज़र उस पर पड़ी तो यह जीभ लपाता हुआ उसकी ओर आया और पूंछ हिलाते हुए उसकी ओर छलांग लगाई। अच्छे बच्चे, हरमिज, सोफी ने कहा। वह जानती थी कि खिड़की से उसकी माँ यह सब देख रही थी। सोफी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसे बाढ़ से होकर न जाना पड़े,
किंतु हरमिज तेजी से भागता हुआ घर के सामने बजरीले रास्ते पर आया और बेहद तेजी से सामने खुली जगह से दौड़ते हुए अपने गेट की ओर छलांग लगाई। उन्होंने एक पुरानी चारागाह, एक विशाल खेल का मैदान पार किया और अधिक ट्रैफिक वाले स्थान पर जा पहुंचा। अंत में वे कई पुराने मकानों के बीच एक छोटे चौराहे पर पहुंच गए। इसे न्यू स्क्वायर कहा जाता था। हालांकि यह बहुत पुराना दिखता था, किंतु सारा ही कस्बा पुराना था। इसकी नींव बहुत पहले मध्य युग में डाली गई थी। प्रवेश द्वार के भीतर एक पैनल में हरे रंग के कई मेल बॉक्स थे। इनमें सबसे ऊपर की लाइन में एक मेल बॉक्स में सोफी के एक पोस्ट कार्ड लटकते देखा। सोफी ने एक पोस्ट कार्ड लटकते देखा। इस पर डाक मुहर के साथ डाकिए का यह संदेश था कि पत्र पाने वाला अज्ञात है। पत्र पाने वाली थी हिटले मोलर नैन, 14 न्यू स्क्वायरल। इस पर 15 जून की डाक मुहर थी। यह दिन अभी 2 सप्ताह तक नहीं था, किंतु लगता था कि डाकिये ने इसे नोटिस नहीं किया। सोफी ने कार्ड नीचे खींच लिया और इसे पढ़ा। लिखा था, प्रिय हिडले, अब सोफी दार्शनिक के घर आ रही है। शीघ्र ही वह भी 15 की हो जाएगी, किंतु तुम तो कल ही 15 की हो गई हो और आज है हिडले। यदि यह आज है तब तो पहले ही देर हो चुकी है, किंतु हमारी घड़ियां हमेशा सहमत नहीं होती। एक पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है, पर साथ ही दूसरी पीढ़ी आगे आ जाती है। इस दौरान इतिहास अपना रास्ता पकड़ता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यूरोप का इतिहास किसी मानव के जीवन जैसा है? प्राचीन काल यूरोप के बचपन से लिखा है। इसके बाद आता है लगभग कभी न समाप्त होने वाला मध्य युग, यूरोप का स्कूली दिन, किंतु इसके पश्चात आता है पुनर्जागरण युग। अब लंबा स्कूली दिन खत्म हो गया है। जीवन के प्रति लालसा के साथ साथ बाहुल्य का विस्फोट करते हुए यूरोप वयस्क हो जाता है। हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण युग यूरोप की 15वीं वर्षगांठ है। मेरे बच्चे का यह जून का मध्य है और इस समय जीवित होना अद्भुत और रोमांचकारी है। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि तुम्हारा सोने का क्रूसीफिक्स खो गया। तुम्हें अपनी चीजों का और अधिक ध्यान रखना चाहिए। प्रेम सहित तुम्हारा पिता, जो बस मोड़ के पास ही है। हरमित सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना शुरू कर चुका था। सोफी ने पोस्ट कार्ड लिया और उसके पीछे चल दी। सोफी ने अंदर से अपनी ओर आ रही पदचाप सुनी। दरवाजा खुला और वह उसके सामने अल्बर्टो नाक्स खड़ा था। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और अब दूसरी पोशाक में था। उसके कपड़ों में अब सफेद मोजे घुटनों तक आई ब्रिजिस और पट्टेदार कंधों वाली पीली जैकेट थी। उसे देखकर सोफी को ताश के पत्तों में जोकर की याद आई। यदि सोफी ज्यादा गलत नहीं थी तो यह पुनर्जागरण युग की ठेठ या विशिष्ट पोशाक थी। एक बार फिर उसने अपना संकोच और भय दर्शनशास्त्र के कमबख्त अध्यापक पर जाहिर कर दिया था। मेरी बच्ची, शांत हो जाओ, अल्बर्टो ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। और यह रही डाक, सोफी ने कहा और पोस्टकार्ड उसे थमा दिया, मानो वह उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हो। वह और भी ज्यादा दुस्साहसी होता जा रहा था। मुझे इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि वह हम दोनों का उपयोग अपनी बेटी के लिए जन्मदिन का रास्ता बनाने के लिए कर रहा हूँ। यह कहते हुए उसने पोस्टकार्ड के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसमें लिखा था, हिडले का क्रूसीफिक्स खो गया है। सोफी ने कहा, यही मैंने ही भी पढ़ा। मुझे यही बिल्कुल ऐसा ही घर में मेरे तकिए के नीचे मिला। क्या आपकी समझ में आता है कि यह कहाँ कैसे पहुंचा? अल्बर्टो ने गंभीरता से उसकी आंखों में झांका। यह लुभावना लग सकता है, किंतु यह एक ओछी चाल है।
जिसे चलने में उसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। चलो हम अपना ध्यान ब्रह्मांड की जादुई टोपी से बाहर आने वाले बड़े सफेद खरगोश पर केंद्रित करते हैं। अल्बर्टो एक खुले ढलानदार दीवारों वाले अटारी अपार्टमेंट में रहता था। आसमान से आती तेज रोशनी ने कमरे की दीवार में लगी स्काईलाइट के कमरे को प्रकाश की बाढ़ में डुबो दिया था। एक खिड़की थी जो कस्बे की ओर खुलती थी और इस खिड़की से सोफी पुराने कस्बे की सारी छतों को देख सकती थी। किंतु सोफी उन चीजों के कारण सर्वाधिक विस्मित थी जिससे कमरा भरा था। फर्नीचर, विभिन्न ऐतिहासिक युगों की चीजें। यह ये एक सोफा था तीसरे दशक का, एक पुरानी डेस्क जो शताब्दी से शुरुआती वर्षों की होगी और एक कुर्सी जो सैकड़ों साल पुरानी थी। किंतु सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, अनेक पुरानी चीजें, चाहे उपयोगी हो या सजावट के लिए, कबर्ड्स और अलमारियों के खन में बेहतरीन ढंग से पड़ी थी। पुरानी घड़ियां और वाच थे, खरल और भभके चाकू और गुड़िया, पंखों वाले कलम और पुस्तक चिन्ह, ऑक्ट्रेट्स और कंपास। एक दीवार पूरी किताबों से ढकी थी। सोफी कई मिनट चुपचाप खड़ी रही थी, हर चीज को आत्मसात करती हुई। आपने भी कितना पुराना कबाड़ जमा कर रखा है, उसने कहा। चलो अब जरा सोचो, मैंने इस कमरे में कितनी शताब्दियों को सुरक्षित रखा है। मैं इसे कबाड़ नहीं कह सकता। क्या आप पुरानी चीजों की दुकान या कुछ वैसा ही चलाते हैं? यह सुनकर एल्बर्टो दुखी दिख रहा था। सोफी, हम समय को इतिहास की ज्वार भाटे में साफ नहीं हो जाने देंगे। हम में से कुछ को ठहरने की जरूरत है ताकि जो नदी के किनारों पर बच गया है उसे उठा सके और संभाल कर रख ले। आपने भी क्या अजीब बात कही। हाँ, अजीब तो है ही, पर मेरे बच्चे यह सच भी है। हम केवल अपने समय में ही नहीं रहते, हम अपने इतिहास को कहीं अपने भीतर लिए रहते हैं। इस बात को मत भूलो कि इस कमरे में जो कुछ भी तुम देख रही हो वह एक समय बिल्कुल नया था। यह 16वीं शताब्दी की पुरानी लकड़ी की गुड़िया शायद किसी 5 साल की लकड़ी के जन्मदिन के लिए बनाई गई होगी। हो सकता है उसके बूढ़े दादाजी ने, और फिर यह लड़की किशोरी हो गई, युवती बन गई और उसने शादी कर ली। यह भी हो सकता है कि उसके एक लड़की पैदा हुई हो और उसने उसे यह गुड़िया दे दी हो। फिर वह बूढ़ी हुई और एक दिन मर गई। हालांकि वह एक लंबे समय तक जी, किंतु एक दिन वह मर गई और चली गई। अब वह कभी नहीं आएगी। वास्तव में वह यह एक अल्पकालीन या क्षणिक भ्रमण पर थी, किंतु उसकी गुड़िया ठीक है। देखो, वह शेल्फ पर विराजमान है। जब आप इस तरह बोलते हो तो हर चीज उदास और गंभीर लगती है। जीवन दोनों ही चीज है, उदास और गंभीर। हमें इस अद्भुत संसार में आने दिया जाता है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं और कुछ क्षणों के लिए इकट्ठे घूमते फिरते हैं। फिर हम एक दूसरे को खो देते हैं और गायब हो जाते हैं, उसी अचानक और बेतुके ढंग से जिस तरह हम आए थे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अब हम आंख मिचौनी नहीं खेल रहे हैं। आप मेजर के कैबिन में रहने क्यों गए थे? इसलिए कि जब हम पत्रों द्वारा एक दूसरे से संवाद कर रहे थे तो हम एक दूसरे से दूर न हों। मैं जानता था कि पुराना कैबिन खाली हो, इसलिए आप उसमें रहने चले गए। ये सही है, मैं यहाँ जाकर रहने लगा। अल्बर्टो टेढ़ी मुद्रा में मुस्कुराए। हिडले के पिता के लिए इस प्रकार का कारोबार भी थैले से निकलती कहानियां हैं। उल्टा सीधा हाथ की साधारण सफाई। हम शायद एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें सभी पर कड़ी, बारीक और गहरी निगरानी रखी जा रही है।
सोफी को अपने भीतर उभरते गुस्से का अनुभव हुआ। वह मुझे बस एक बार मिल जाए, मैं उसकी आंखें बाहर खींच लाऊंगी। अल्बर्टो आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। उसके पीछे चलते हुए सोफी भी एक गहरी बाजू वाली कुर्सी में धसक गई। केवल शास्त्र ही हमें हिडले के पिता के समीप ला सकता है, अल्बर्टो ने आखिर में कहा। आज मैं तुम्हें पुनर्जागरण युग के बारे में बतलाऊंगा। शुरू करें। सेंट टॉमस एक्विनास के कुछ समय बाद ही ईसाई धर्म की एक सूत्र में बंध रही संस्कृति में दरारें पड़ने लगी। चर्च के धर्मशास्त्र के दर्शनशास्त्र और विज्ञान अलग और दूर होते चले गए और परिणाम स्वरूप धार्मिक जीवन को तर्क के साथ अपेक्षाकृत स्वतंत्र रिश्ता बनाने की क्षमता प्राप्त होती गई। अब अधिकाधिक लोग इस बात पर जोर देने लगे कि हम तर्कशास्त्र द्वारा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ईश्वर सभी प्रकार के अज्ञे है सभी प्रकार से अज्ञे है। ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वह दिव्य रहस्य को समझे, अपितु यह है कि वह ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पण कर दे। चूंकि धर्म और विज्ञान अधिक स्वतंत्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नहीं हो सकते थे, इसलिए अब नई वैज्ञानिक पद्धतियों को और नई धार्मिक जोश के लिए रास्ता खुला था। इस प्रकार 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दो महत्वपूर्ण महापरिवर्तनों यानी पुनर्जागरण और सुधार के लिए आधार तैयार हो गया। क्या हम इन्हें एक एक करके ले सकते हैं? पुनर्जागरण से हमारा अभिप्राय उस संपन्न सांस्कृतिक विकास से है जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी के अंत में हुई। इसका प्रारंभ उत्तरी इटली में हुआ और फिर वह बड़ी तेजी से 15वीं और 16वीं शताब्दियों में उत्तर की ओर फैल गया। क्या आपने मुझसे यह नहीं कहा था कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म? मैंने बिल्कुल यही कहा था। जिस चीज का पुनर्जन्म हो रहा था वह थी प्राचीन काल की कला और संस्कृति। हम पुनर्जागरण के मानववाद की बात भी करते हैं, क्योंकि जीवन का हर हर पहलू जिसे लंबे अंधेरे युग में दिव्य प्रकाश से आलोक देखा जा रहा था, अब वही सब मनुष्य के चारों ओर घूमता दिख रहा था। मूल स्रोत पर पहुंचो अब मुख्य लक्ष्य बन गया था और उसका अर्थ था सर्वप्रथम और सबसे पहले प्राचीन काल का मानववाद। यह लगभग एक लोकप्रिय वक्तकटी का शौक हो गया कि प्राचीन प्रस्तर मूर्तियों और आलेखों को ढूंढ निकाला जाए। उसी तरह जैसे यूनानी भाषा सीखना एक फैशन हो गया था, यूनानी मानववाद के अध्ययन का एक शैक्षणिक लक्ष्य भी था। मानवीय के विषयों को के पढ़ने से शास्त्रीय शिक्षा मिलती थी और मानववादी गुणों का विकास होता था। यह कहा जाने लगा था, घोड़े तो पैदा होते हैं किंतु मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, उनको तो तराश या घड़कर बनाया जाता है। क्या हमें मनुष्य होने के लिए शिक्षित भी होना चाहिए? हाँ, ऐसे ही तो सोचा जा रहा था, किंतु पुनर्जागरण के मानववाद को समीप से देखने के पहले हमें पुनर्जागरण की राजनीतिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। अल्बर्टो सोफे से उठा और कमरे में इधर-उधर चलने लगा। यह क्या है? उसने पूछा, एक प्राचीन औजार की ओर इशारा करते हुए। बिल यह पुराने कंपास जैसा दिखता है। बिल्कुल ठीक। फिर उसने सोफे के ऊपर दीवार में टंगे एक आग्नेय अस्त्र की ओर इशारा किया और वह पुराने फैशन की राइफल। बिल्कुल सही। और यह अल्बर्टो ने बुक शेल्फों में से एक बड़ी सी किताब खींच निकाली और यह एक पुरानी किताब है। वास्तव में इतनी पुरानी। हाँ, यह 3 खोजें, कंपास, आग्नेय अस्त्र और छापाखाना पुनर्जागरण कहे जाने वाले नए युग की अत्यावश्यक पूर्व शर्तें थी। आप इसे थोड़ा और विस्तार से स्पष्ट करेंगे? कंपास द्वारा दिशा ज्ञान प्राप्त करना आसान हो गया है।
दूसरे शब्दों में इसकी खोज महान समुद्री यात्राओं का आधार बनी और इसी तरह आग्नेय अस्त्र भी। इन नए हथियारों ने यूरोपीय सेना को अमेरिकन और एशियाई संस्कृतियों के ऊपर वर्चस्व प्रदान किया। हालांकि आग्नेय अस्त्र यूरोप के भीतर भी एक महत्वपूर्ण कारक थे। छपाई ने पुनर्जागरण के मानववादी नए विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और छापाखाना उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक था जिसने चर्च को अपनी पहले की स्थिति को त्यागने को विवश कर दिया, जिसमें चर्च ज्ञान के प्रसार में एकमात्र एक छत्र अधिकार रखता था। नए आविष्कार और उपकरण तेजी के सामने आने लगे। एक महत्वपूर्ण उपकरण टेलीस्कोप था जिसने खगोल विज्ञान को पूरी तरह नया आधार प्रदान किया और अंततः आई रॉकेट्स और अंतरिक्ष खोजी यान। अब तुम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, किंतु तुम यह कह सकती हो कि पुनर्जागरण युग में यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो लोगों को चांद तक ले आई या फिर हिरोशिमा और चेरनोबिल तक ले आई। किंतु ये सब सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों से आरंभ हुआ था। एक महत्वपूर्ण प्रगति थी येन केन प्रकारण जीवित बने रहने की। पुरानी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़कर मूर्तिकृत अर्थव्यवस्था का उद्भव। मध्य युग के अंत के समय शहर विकसित हो रहे थे तथा प्रभावी वाणिज्य और नए सामानों में दिलचस्प व्यापार मौद्रिक अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली चल चल निकले थे। एक मध्य वर्ग का उदय हुआ जिसने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वायत्तता प्राप्त कर ली। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं अब रुपए से खरीदी जा सकती थी। इन परिवर्तन के लोगों को उनकी मेहनत, कल्पना और नई सोच का इनाम देना शुरू कर दिया। व्यक्ति से नई मांगे की जाने लगी। यह कुछ थोड़ा सा तो वैसा ही है जैसे 2000 वर्ष पहले यूनानी शहरों के विकसित होते समय थे। सारी मध्ययुगीन अवधि में प्रस्थान का बिंदु सदैव ईश्वर ही होता था। पुनर्जागरण युग के मानववादियों ने प्रस्थान का बिंदु स्वयं मनुष्य को बना दिया, किंतु ऐसा ही तो यूनानी दार्शनिकों ने भी किया था। निश्चित इसी कारण हम प्राचीन काल से मानववाद के पुनर्जन्म की बात करते हैं, किंतु पुनर्जागरण के मानववाद का विशद और विशिष्ट लक्षण इसका व्यक्तिवाद को महत्व देना था। हम न केवल मानव और अपितु हम अनुपम व्यक्ति हैं। यह विचार आगे बढ़कर प्रतिभा की लगभग बेरोक-टोक पूजा कर पहुंच सकता था। हमारा आदर्श अब पुनर्जागरण युग का मनुष्य बन गया था, एक ऐसा मनुष्य जिसमें वैश्विक प्रतिभा, जीवन कला और विज्ञान के समस्त पहलू समाहित थे। मनुष्य के प्रति नया दृष्टिकोण मानव शरीर संरचना के प्रति रुचि में भी सामने आया। जैसा प्राचीन काल में होता था, लोगों ने फिर एक बार यह जानने के लिए कि शरीर कैसे बना है, मृत शरीरों को काटना छांटना शुरू कर दिया। यह चिकित्सा विज्ञान कला दोनों ही के लिए जरूरी था। एक बार फिर कलात्मक रचनाओं में नग्नता का चित्रण करना सामान्य हो गया था। यह तो बड़ा मादक लगता है, सोफी ने अपने और दार्शनिक के बीच की छोटी मेज पर अपनी बाहें झुकाते हुए कहा। बेशक मानवता के बारे में नए दृष्टिकोण ने पूरी तरह एक नया आदर्श सामने रखा। मनुष्य केवल ईश्वर के लिए ही नहीं जी रहा है, वह अतः मनुष्य अपने जीवन में यही और इसी क्षण में आनंद ले सकता है और इस नई स्वतंत्रता में विकास के लिए असीम संभावनाएं थी। लक्ष्य यह था कि सभी सीमाओं का अतिक्रमण किया जाए। यूनानी मानवतावादी दृष्टिकोण में भी देखें तो यह बिल्कुल नया विचार था। प्राचीन काल के मानववादियों में मौन, संयम और शांत बने रहने पर जोर दिया गया था और पुनर्जागरण के मानववादी अपना संयम खो बैठे। पुनर्जागरण युग के बाद होने वाले सभी तकनीकी विकास के लिए
यह आवश्यक पूर्व शर्त नई वैज्ञानिक पद्धति थी। इसमें मेरा अभिप्राय विज्ञान को नए ढंग या पद्धति के रूप में देखने में है। मुख्य रूप से तो यह अपनी इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रकृति की छानबीन करने की प्रक्रिया थी कि प्राकृतिक सत्ता की प्रत्येक जांच अवलोकन, अनुभव और परीक्षण पर आधारित होनी चाहिए। हम इसे एम्पिरिकल मेथड अथवा अनुभववादी निरीक्षण कहते थे। इसका अर्थ केवल यह है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को अपने अनुभव पर आधारित करता है, धूल भरे कागजों या कल्पना की उड़ान पर नहीं। पुरातन युग में भी परीक्षणवादी विज्ञान का ज्ञान था, परंतु प्रणालीबद्ध परीक्षण बिल्कुल नए थे। मेरा अनुमान है कि उनके पास आज जैसे तकनीकी ऑपरेटर्स यंत्र नहीं थे। पहला दौर एक नई वैज्ञानिक पद्धति का था। इसने तकनीकी क्रांति को संभव बना दिया और इसके बाद नए नए तकनीकी रास्तों ने बाद के नए आविष्कारों को संभव बना दिया और प्रकृति पर नियंत्रण पाने की शुरुआत हो रही थी, किंतु सिर्फ एक अच्छे ढंग से ही नहीं। यही तो यह बात है जिसकी ओर मैंने पहले भी इशारा किया जब मैं कह रहा था कि बुराई और अच्छाई के धागे उस सारे कारोबारों में फैले हुए हैं जिन्हें हम कर रहे थे। पुनर्जागरण युग में होने वाली तकनीकी क्रांति से पैदा हुए कताई की जेबी मशीन और बेरोजगारी, दवाइयाँ और नए रोग, कृषि में उन्नत कार्यकुशलता और पर्यावरण में आने वाली कमियां, व्यवहारिक उपयोग के यंत्र जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, प्रदूषण और औद्योगिक कचरा आदि ऐसे परिणाम हैं जिनसे पर्यावरण के क्षेत्र में गंभीर खतरों का सामना आज किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि दोनों ही विरोधी दृष्टिकोण में कुछ सत्य है। कुछ क्षेत्रों में हमें प्रकृति में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए, यह तो निश्चित है। चलो अब हम दुनिया के बारे में नई दृष्टिकोण की ओर बढ़ें। सारे मध्य युग के दौरान लोग आसमान के नीचे खड़े रहें और ऊपर सूरज, चांद, सितारों और नक्षत्रों पर निगाह लगाए रखें, किंतु किसी ने कभी इस पर संदेह नहीं किया कि पृथ्वी विश्व का केंद्र थी। किसी भी अवलोकन ने ऐसे संदेह के बीज नहीं किए कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थित और स्थिर है तथा क्या वास्तव में अन्य आकाशीय नक्षत्र अपने कक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं। हम इसे भूकेंद्रित विषमत कहते हैं और दूसरे शब्दों में यह विश्वास है कि हर चीज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है। इस विश्व चित्र को बनाए रखने में एक ईसाई विश्वास कि ईश्वर ऊपर से सारे आकाशीय तारों, ग्रहों, नक्षत्रों पर से शासन करता है ने भी योगदान दिया। कितना अच्छा होता यदि चीजें इतनी सरल होती, क्योंकि उसने प्राचीन अंधविश्वासों को आंख मूंदकर मान लेने की अपेक्षा अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहों की गतियों का निरीक्षण किया था। गैलीली ने, जो मोटे तौर पर केपलर का समकालीन था, आकाशीय नक्षत्रों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया था। उसने चंद्रमा पर ज्वालामुखी गड्ढों का अध्ययन किया था और बतलाया था कि पृथ्वी की भांति भी चंद्रमा पर भी पर्वत और घाटियां हैं। उसके अतिरिक्त उसने ढूंढ निकाला कि जुपिटर, बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा हैं। इसलिए ऐसा नहीं था कि अकेले पृथ्वी के पास चंद्रमा हो, किंतु गैलीलियो का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि उसने सबसे पहले लॉ ऑफ इंटेरिया अकर्मण्यता का नियम को विचारबद्ध एवं शब्दबद्ध किया था। मतलब इसका अर्थ है गैलीलियो ने इसे इस प्रकार रखा, एक वस्तु अथवा जिस किसी भी अवस्था विश्राम अथवा गति में होती है, यह उस अवस्था में तब तक पड़ी रहती है जब तक कोई बाहरी शक्ति उसे अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य नहीं करती। यदि आप ऐसा करते हैं, किंतु यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था।
प्राचीन युग से पृथ्वी ने अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के विपरीत जो मुख्य तर्क दिया जा रहा था वह यह था कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो यह इतनी तेजी से घूमेगी कि हवा में सीधे ऊपर फेंका गया पत्थर अपने फेंके जाने के स्थान से बहुत दूर जाकर गिरेगा। मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ। अब गैलीलियो के समय में तो रेलगाड़ियाँ थी नहीं, किंतु यदि आप जमीन पर एक गेंद को लुढ़काते हैं तो अचानक छोड़ देते हैं और अचानक छोड़ देते हैं तो ये लुढ़कती जाती है, क्योंकि यह आपके छोड़ देने पर भी अपनी रफ्तार बनाए रखती है, किंतु अंततः यह रुक जाएगी यदि कमरा काफी लंबा है। ऐसा इसलिए होता कि अन्य ताकतें इसको धीमा कर देती हैं। सबसे पहले फर्श और खासतौर पर यदि फर्श खुरदरी लकड़ी का बना है, तो फिर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इसे देर सबेर रोक देगी। किंतु रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखलाने वाला हूँ। अल्बर्टो नॉक्स उठा और पुरानी डेस्क तक गया। उसने उसके ड्रॉर्स में से कोई चीज निकाली। वापस अपनी पुरानी जगह पर आकर उसने इसे कॉफी टेबल पर रख दिया। यह केवल एक लकड़ी की तख्ती थी, एक सिरे पर कुछ मिलीमीटर मोटी और दूसरे पर पतली। तख्ते ने लगभग सारी मेज को ढक रखा था। उसने तख्ती पर एक हरा कंचा रखा। इसे ढलान वाली सारी सतह कहते हैं। उसने कहा, यदि मैं यहाँ से कंचा छोड़ दूं जहाँ तख्ती सबसे मोटी है तो क्या होगा? सोफी ने अन्यमनस्कता से गहरी सांस ली। मैं तुमसे 10 क्राउन की शर्त लगाती हूँ कि यह मेज पर लुढ़कता हुआ फर्श पर आ गिरेगा। अच्छा देखते हैं। अल्बर्टो ने कंचा छोड़ दिया और यह बिल्कुल वैसे ही लुढ़कता गया जैसे सोफी ने कहा था। एक मेज पर लुढ़का, टेबल के टॉप से होता हुआ थोड़ा धम से फर्श पर लटकता और अंत में दीवार से ठोकर खाई। और बढ़िया बढ़िया, सोफी बोली। हाँ हाँ, उस तुमने देखा, गैलीलियो ने इसी प्रकार का परीक्षण किया था। क्या वह इतना मूर्ख था? धीरज रखो। वह चीजों का निरीक्षण अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों से करना चाहता था। हमने तो अभी बस शुरुआत की है। पहले मुझे यह बताओ, कंचा ढलान वाले सतह पर क्यों लुढ़का? उसने लुढ़कना शुरू इत, इसने लुढ़कना शुरू कर दिया क्योंकि यह भारी था। अच्छा ठीक है बच्चे, लेकिन यह बतलाओ, वजन वास्तव में क्या होता है? ये तो बड़ा बेतुका सवाल है। कोई सवाल इसलिए बेतुका नहीं हो जाता क्योंकि तुम्हें उसका उत्तर नहीं आता। कंचा लुढ़क कर फर्श पर क्यों पहुंचा? गुरुत्व के कारण, बिल्कुल, या गुरुत्वाकर्षण जैसा हम बोलते हैं। वजन का कुछ संबंध गुरुत्व से है। यही है ताकत थी जिसने कंचे को गतिमान बनाया। अल्बर्टो पहले से ही कंचे को फर्श से उठा चुका था। वह फिर ढलान वाली तख्ती के पास झुककर खड़ा हो गया। अब मैं कंचे को सतह के दूसरे रुख में लुढ़काने का प्रयास करता हूँ, उसने कहा। ध्यान से देखना यह कैसे चलता है। सोफी ने देखा किस प्रकार कंचा क्रमशः एक मोड़ बनाता हुआ चला और ढलान की ओर खिंच गया। क्या हुआ? अल्बर्टो ने पूछा। उसने एक पेंट ब्रश ढूंढ निकाली और सारे कंचे को काला रंग दिया। फिर उसने इसे दोबारा लुढ़काया। सोफी अब उस स्थान को साफ देख सकती थी जहां से होकर कंचा गुजरा, क्योंकि यह शक्ति तख्ती पर अपने पीछे रेखा छोड़ता गया। तुम कंचे के मार्ग का वर्णन कैसे करोगे? यह मुड़ा हुआ है। यह किसी वृत्त का भाग जैसा दिखता है। बिल्कुल सही। अल्बर्टो ने सिर उठाते हुए उसकी ओर देखा और अपनी भौहें ऊंची की। किंतु यह पूरी तरह वर्त नहीं है। इस आकृति को पैराबोला कहते हैं। मेरे लिए यह ठीक है। आह, किंतु कंचा निश्चित ही इस मार्ग से होकर ही क्यों गया? सोफी ने गहराई से सोचा। फिर उसने कहा, क्योंकि तख्ती स्लोप बना रही थी। कंचा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से नीचे फर्श की ओर खींच रहा था। हाँ हाँ, यह सनसनीखेज होने से कम नहीं है। यहाँ मैं एक लड़की को, जो अभी 15 साल की
नहीं हुई है, अपनी अटारी तक खींचे ला रहा हूँ और वह बिल्कुल वही समझ रही है जिसे गैलीलियो ने केवल एक परीक्षण करके समझ लिया था। उसने ताली बजाई। एक क्षण को तो सोफी को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो गया है। उसने आगे कहना जारी रखा, तुमने देखा, जब एक ही वस्तु पर दो ताकतें एक साथ काम करती हैं तो क्या होता है। गैलीलियो ने ढूंढ निकाला कि यही चीज तोप के गोले पर भी लागू होती है। इसको हवा में फेंक दिया जाता है, पृथ्वी के ऊपर यह अपने रास्ते पर चलता जाता है, किंतु अंत में पृथ्वी की ओर खिंच जाता है और यह एक ट्रेजेक्ट्री का वर्णन करता है जो झुकी हुई सतह पर कंचे की यात्रा के समकक्ष है। और गैलीलियो के समय में यह वास्तव में एक नई खोज थी। अरस्तु का विचार था कि जब किसी चीज को टेढ़े करके हवा में फेंका जाता है तो यह पहले तो मामूली सा घुमाव बनाती है और फिर सीधी पृथ्वी पर गिर जाती है, किंतु ऐसा नहीं था। कोई भी तब तक अरस्तु को गलत नहीं कह सकता था जब तक इसको प्रदर्शन से साबित न किया जाए। क्या इन सब चीज़ों का वास्तव में कोई महत्व है? क्या इसका महत्व है? तुम शर्त लगाओ कि इसका महत्व है। क्या ब्रह्मांडीय महत्व है, मेरी बच्ची? मानवता के इतिहास में सारी वैज्ञानिक खोजों ने यह निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे भरोसा है आप मुझे बताएंगे कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद आइजैक न्यूटन, एक अंग्रेज भौतिक शास्त्री आया जो 1642 से 1727 तक जीवित रहा। यह ही वह व्यक्ति था जिसने सौर प्रणाली और ग्रहों के कक्षों के बारे में अंतिम वर्णन प्रस्तुत किया। वह न केवल इसका वर्णन करता था कि ग्रह सूरज के चारों ओर कैसे घूमते हैं, अपितु यह भी स्पष्ट करता था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। कुछ अंश में वह ऐसा इसलिए कर पाया कि उसने गैलीलियो की डायग्नोमिस गतिशीलता का संदर्भ दिया। इस सारे नए साज समाज में ईश्वर कहाँ है? उस समय मामला आसान था जब पृथ्वी को केंद्र माना जाता था तथा ईश्वर और ग्रह आकाश से ऊपर थे। पहले तो पृथ्वी दुनिया का केंद्र थी, किंतु चूंकि अब खगोल वैज्ञानिक कह रहे थे कि ब्रह्मांड का संपूर्णतः स्थिर केंद्र नहीं है, अतः वह विचार आने लगा है कि कितने आदमी हैं ब्रह्मांड के उतने ही केंद्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड का केंद्र हो सकता था। मुझे लगता है कि मेरी समझ में आ रहा है। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप नई धार्मिकता का उदय हुआ। चूंकि दर्शन शास्त्र और विज्ञान धीरे धीरे धर्मशास्त्र से अलग हो गया, तो एक नए प्रकार की ईसाई पावनता विकसित हुई। उदाहरण के लिए रात के समय अपनी प्रार्थना बोलना। हाँ, वह भी मध्यकालीन कैथोलिक चर्च की लैटिन भाषा में प्रार्थना एवं आशीर्वचन और चर्च की रस्मी प्रार्थनाएं धार्मिक कर्मकांड की मेरुदंड थी। केवल पादरी या साधु बाइबल पढ़ सकते थे, किंतु यह लैटिन भाषा में थी। किंतु पुनर्जागरण युग के दौरान हिब्रू और यूनानी भाषा से बाइबल का राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। सुधार कहे जाने वाले आंदोलन के लिए यह कांटे का महत्व रखता है। एल्बर्टो मार्क्स उठा। उसने छोटा हरा कंचा उठाया और इसे अपनी सबसे ऊपर की जेब में रख लिया। अरे, शाम के 4 से ज्यादा बज गए, सोफी ने भयभीत स्वर में कहा, और मानवता के इतिहास में अगला नया महान युग बैरोक है। किंतु मेरे प्रिय हिडले, उसे किसी और दिन रखेंगे। आपने एक बार कहा था कि आप हिडले के पिता नहीं हैं। क्या यह वास्तव में सच है? अल्बर्टो ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। किंतु क्या मैं हिडले हूँ? अब मैं थक गया हूँ सोफी, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। हम यहाँ 2 घंटे से अधिक समय से बैठे हैं और बोलने का काम अधिकांशतः मैं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें खाना खाने के लिए घर नहीं जाना?
हरमीज कुछ खुटियों के नीचे पड़ा सो रहा था। इन खुटियों पर नाटकीय पोशाक जैसे कई अजीब लगने वाले कपड़े टंगे थे। मेरी शिक्षा के लिए आपका धन्यवाद, सोफी ने कहा। अचानक उसने अल्बर्टो का आलिंगन किया। आप जैसा दयालु और दर्शनशास्त्र का श्रेष्ठ अध्यापक मुझे अपने जीवन में नहीं मिला, उसने कहा। यह कहकर उसने जीने का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एल्बर्टो ने कहा, हमें दोबारा मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा, हिडले। सोफी के पास उन शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। दोबारा जुबान लड़खड़ाई। शैतान कहीं का। सोफी के मन में तीव्र इच्छा हुई कि वापस मुड़े और हथौड़ा मारकर दरवाजा तोड़ डाले, किंतु किसी चीज ने उसे रोक दिया। गली में पहुंचकर उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। उसे घर तक सारे रास्ते पैदल जाना होगा। कैसी परेशानी! यह निश्चित था कि यदि वह 6 बजे तक घर नहीं पहुंची तो माँ नाराज होगी, चिंतित भी होगी। तो वह सोच रही थी, क्या हिडले के पिता ने इसे वहां डाल दिया था? वह सर्वाधिक सुविधाजनक स्थानों पर चीजें डाल देने की कला का उस्ताद था, किंतु यदि वह बेबनान में था तो वह यहाँ सिक्का कैसे डाल सकता था? अल्बर्टो ने जुबान की कि वह भूल की। एक बार नहीं, 2 बार। सोफी कांप गई। एक अजीब सा डर उसके सारे शरीर में लहरा। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।